हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। बॉटनी में अपन पढ़ रहे थे वनस्पति जगत और अपन बात कर रहे थे ब्रायोफाइट की। ब्रायोफाइट का अपन इंट्रोडक्शन कर लिया था, उसके बाद में अपन लीवरवर्ट्स की बात कर ली थी, मोस की बात कर ली थी। आज के लेक्चर में अपन जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे अपन ब्रायोफाइट के जीवन चक्र की बात करेंगे। ब्रायोफाइट के कुछ महत्व हैं, चाहे वो आपके इकोनॉमिकल हो, चाहे वो इकोलॉजिकल हो, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे वो पारिस्थितिक दृष्टि से हो, तो वो अपन महत्व देखेंगे ब्रायोफाइट के। फिर अपन चलेंगे टेरिडोफाइटा के अंदर, टेरिडोफाइटा का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं आज के लेक्चर में, और फिर कल अपन टेरिडोफाइटा को खत्म करेंगे और परसों अपन चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, चलो आज अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे ब्रायोफाइट के जीवन चक्र की बात करेंगे। अगर आप पिछले लेक्चर देखते हुए आ रहे हो तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जब भी आप चैप्टर स्टार्ट करो तो बीच में से मत देखा करो, पहले लेक्चर से देखा करो, है ना, चैप्टर को, तब बढ़िया समझ में आएगा। वरना आप बीच में कमेंट करोगे भैया ये तो बताया नहीं, ये तो बताया, अरे वो पीछे वाले लेक्चर में बता चुका होता हूं ना, इसलिए। चलो जीवन चक्र की बात करते हैं। किसके जीवन चक्र की? ब्रायोफाइट के जीवन चक्र की बात करते हैं। जो ब्रायोफाइट का जो जीवन चक्र है उसमें जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइटा की, वो कैसी होती है? गेमिटोफाइट। ठीक है, जो मेन प्लांट बॉडी है वो कौन सी होती है? गेमिटोफाइट, युग्मकोद्भिद। कौन सी होती है? युग्मकोद्भिद। ठीक है, चलो अगर आपने एल्गी सवाल वाला देखा तो युग्मकोद्भिद को अभी आप जानते हो। चलो सबसे पहले लिखता हूं मैं यहां पे क्या, युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद इंग्लिश में बात करूं तो उसको कहते हैं गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ अपन पॉइंट्स लिखेंगे और फिर अपन इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। ठीक बात है। तो गेमेटोफाइट क्या है? यहां पर मेन प्लांट बॉडी होती है। क्या होती है? मेन प्लांट बॉडी। जो युग्मकोद्भिद है वो क्या होता है? मेन प्लांट बॉडी होती है। तो ब्रायोफाइट का जो अपन को दिखता है, जो मेन प्लांट बॉडी अपन को दिखती है, वो कौन सी होती है? वो आपकी गेमेटोफाइट ही होती है, वो युग्मकोद्भिद ही बोलेंगे उसको। और युग्मकोद्भिद कैसा होता है? ये कैसा होता है? ये हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है? आपका हैप्लॉइड, अगुणित होता है। अरे अगुणित का मतलब नहीं जानते क्या? बता देता हूं अगुणित का मतलब। अगर किसी में क्रोमोसोम की एक ही कॉपी हो, ठीक है, किसी जीव के अंदर अगर क्रोमोसोम की एक ही कॉपी हो, गुणसूत्र की एक ही कॉपी हो, तो उसको क्या कहते हैं? अगुणित कहते हैं। जैसे अपन जो है इंसान है वो किस कैसा होता है? वो द्विगुणित होता है। द्विगुणित क्यों? क्योंकि अपने अंदर एक क्रोमोसोम की दो कॉपी होती है। ठीक है, जैसे मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 है, गुणसूत्र नंबर 1 है, तो अपने अंदर वो गुणसूत्र कितने होंगे? 2 होंगे। कैसे होंगे? एक मम्मी से आएगा, एक पापा से आएगा। ठीक है, तो अपने अंदर क्या होते हैं? 2 गुणसूत्र होते हैं, एक गुणसूत्र की 2 कॉपी होती है, तो अपन क्या है? द्विगुणित है। इसलिए अपन क्या है? द्विगुणित। एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी जिसमें मौजूद होंगी उसको क्या कह देंगे? द्विगुणित कह देंगे। और जिनके अंदर एक ही कॉपी होगी उसको क्या कहेंगे अपन? अगुणित कहेंगे। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये युग्मकोद्भिद कैसा होता है? अगुणित होता है। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं अगुणित। मेन प्लांट बॉडी भी यही होती है और ये कैसी होती है? अगुणित होती है। ठीक है, अगुणित होती है। बहुकोशिक होते हैं, ये बहुकोशिक होते हैं, मतलब मल्टी सेलुलर तो होते ही हैं, बहुकोशिक, बहुकोशिक होते हैं। ठीक है, उसके अलावा हरे रंग के होते हैं। हरे रंग के होंगे तभी तो खाना बना पाएंगे, अपना प्रकाश संश्लेषण कर पाएंगे, तो ये हरे होते हैं। कैसे होते हैं? हरे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, हरे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, किसी पर निर्भर नहीं होते, है ना। जो आपकी युग्मकोद्भिद है वो किसी पर निर्भर नहीं होते। अपन ने एक चीज देखी थी, ठीक है, कल के लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो बीजाणुद्भिद होता है, जो स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद जो है वो निर्भर होता है किस पर? युग्मकोद्भिद पर निर्भर होता है। किस चीज के लिए? खाने के लिए, पानी के लिए, ठीक है, आपके मिनरल्स के लिए। किस पर निर्भर होता है? युग्मकोद्भिद पर निर्भर होता है। लेकिन युग्मकोद्भिद किसी पर निर्भर नहीं होता। युग्मकोद्भिद पर बीजाणुद्भिद निर्भर होता है, लेकिन युग्मकोद्भिद जो वो किसी पर निर्भर नहीं होता। ठीक बात है, तो ये क्या है? स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, फ्री लिविंग है, वही मुक्त जीवी है, किसी पर कोई से कोई मतलब नहीं है इसको, मुक्त जीवी है। ठीक बात है। इसमें क्या है? मूलाभ होते हैं, बताया मैंने आपको, राइजोइड्स। ठीक है, मूलाभ होते हैं, बिल्कुल होते हैं मूलाभ, जड़ों जैसी संरचना, मूलाभ। ठीक है, मूलाभ होते हैं। तने जैसी संरचना, तनासम। ठीक है, इनके अंदर तनासम मतलब तने जैसी संरचना,
पत्ती सम, पत्ती जैसी संरचना, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनमें पाई जाती हैं। उसके अलावा और इनमें क्या होते हैं, लैंगिक अंग भी होते हैं। लैंगिक अंग किसमें, आपके जो युग्मकोद्भिद है उसी पर लैंगिक अंग जो है वो लगे हुए होते हैं। जो बीजाणुद्भिद है उस पर लैंगिक अंग नहीं होते, युग्मकोद्भिद पर लैंगिक अंग होते हैं। ठीक बात है। चलो, अब जो युग्मकोद्भिद है वो क्या बनाता है, युग्मक बनाएगा। नाम से पता लग रहा है युग्मकोद्भिद क्या बनाएगा, युग्मक बनाएगा। युग्मक बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, लैंगिक अंगों की जरूरत पड़ेगी। तो युग्मकोद्भिद जो है इसके ऊपर क्या होते हैं, आपको मैंने बता ही दिया क्या होते हैं, लैंगिक अंग होते हैं। तो इसके ऊपर क्या होते हैं, लैंगिक अंग। लैंगिक अंग, ठीक है। अब लैंगिक अंग जो है मेल के अंदर क्या होगा, पुधानी, और उसमें स्त्रीधानी, ठीक है। स्त्रीधानी, ठीक है। ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक बात है। मेल जो लैंगिक अंग होगा वो क्या बनाएगा, नर युग्मक बनाएगा, और जो मादा लैंगिक अंग होगा वो क्या बनाएगा, मादा युग्मक बनाएगा। सीधी सी बात है ये तो यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा नर युग्मक, और यहां से क्या बनेगा, मादा युग्मक। मादा युग्मक इसको कहते हैं एंथेरोजोइड, और इसको कहते हैं अपन एग या फिर ओवम। मादा युग्मक को एग या फिर ओवम, ठीक है। ये कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, सारे कैसे होते हैं, अगुणित, ठीक बात है। और ये बनते कैसे हैं, ये माइटोसिस से बनते हैं, ये भी मैं बता देता हूं। यहां पे कौन से विभाजन से बनेंगे, ये माइटोसिस होगा यहां पे, माइटोसिस, ठीक है। तो जो आपकी जो युग्मक बनते हैं वो नर युग्मक और मादा युग्मक कैसे बनते हैं, माइटोसिस से बनते हैं, ठीक बात है। चलो, अब नर युग्मक और मादा युग्मक बनके तैयार है, तो क्या करेंगे, इनको आपस में मिला देंगे, ठीक है। आपस में इनको मिला देंगे। तो नर युग्मक के लिए मैं और कुछ बातें लिखता हूं। ये क्या है, नर युग्मक है, ये बात तो हो गई। और ये कैसा होता है, छोटा होता है, छोटा होता है। नर युग्मक कैसा होता है, छोटा होता है, और चल होता है, चल होता है, मोटाइल होता, चल सकता है, ठीक है। वही मैं बात करूं मादा युग्मक की, तो मादा युग्मक कैसा होता है, बड़ा होता है, मादा युग्मक बड़ा होता है, और एचल होता है, और एचल होता है। मतलब मादा युग्मक चल नहीं सकता और नर युग्मक है वो चल सकता है। नर युग्मक छोटा होता है, मादा युग्मक बड़ा होता है। वैसा ही जैसे अपने ह्यूमन के अंदर बात करें, मानव के अंदर बात करें, मानव के अंदर भी तो स्पर्म जो है वो छोटे होते हैं और वो भाग सकते हैं, ठीक है। और जो ओवम होता है वो बड़ा होता है और वो भाग भी नहीं सकता, ठीक है। तो वैसा ही केस यहां पे है। तो सीधी सी बात, आपको एक तो चीज पता क्लियर हो गई होगी कि जो दो युग्मक बने हैं, मादा युग्मक और जो नर युग्मक बने हैं, इनमें से चल के किसको जाना पड़ेगा, ठीक है। आपस में इनको मिलना है, तो मिलने के लिए चलना किसको पड़ेगा, वो नर युग्मक को ही चलना पड़ेगा, क्योंकि मादा युग्मक बड़ा है और वो चल भी नहीं सकता। इसलिए मादा युग्मक के पास किसको जाना पड़ेगा, नर युग्मक को जाना पड़ेगा, ठीक है। जाएगा कैसे, पानी की सहायता से जाएगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसीलिए ये उगते तो जमीन में है, लेकिन पानी वाले एरिया में उगते हैं, पानी के आसपास वाले एरिया में उगते हैं। क्यों उगते हैं, इसलिए उगते हैं क्योंकि इनको नर युग्मक को, ठीक है, मादा युग्मक तक पहुंचने के लिए पानी की सहायता लेनी पड़ेगी। अगर ये किसी रेगिस्तान में उगे तो वहां पर पानी तो है ही नहीं, तो नर युग्मक जो मादा युग्मक तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक बात है। चलो, तो अब यहां क्या होगा, यहां होगा नर युग्मक और मादा युग्मक जो है वो आपस में मिलेंगे, ठीक है। इनका क्या होगा, सिर्फ आंतरिक निषेचन होता है इनमें, निषेचन। पानी की सहायता से जो है वो नर युग्मक जो वो मादा युग्मक तक वो पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मादा युग्मक भी बाहर निकल गया, नर युग्मक भी आ गए और पानी में ही निषेचन हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। नर युग्मक को चल के जाना पड़ेगा और वहां तक पहुंचेगा। तो आंतरिक निषेचन है इनके अंदर, कोई बाह्य निषेचन इनके अंदर नहीं पाया जाता है, ठीक है। और ये कहां होता है, स्त्रीधानी के अंदर,
ठीक है, और इसमें पानी की आवश्यकता होती है, ये भी लिख देते हैं, ये बात भी, पानी की आवश्यकता क्यों होती है, नर युग्मक को जाना पड़ेगा ना तैरे के पानी में, आवश्यकता होती है। अब देखो भाई, दो युग्मक आपस में मिल गए, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल गए, तो दोनों युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं, सबको पता है ये बात। तो यहां क्या बन जाएगा, युग्मनज बन जाएगा, युग्मनज, युग्मनज इंग्लिश में कहें तो जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। अब यहां पर देखो भाई, ये जो युग्मक थे वो कैसे थे, एन एन, ठीक है, मतलब एक कॉपी क्रोमोसोम की यहां से आई, एक क्रोमोसोम की कॉपी यहां से आई, दो कॉपी हो जाएंगी, तो युग्मनज कैसा हो जाएगा, 2n हो जाएगा, द्विगुणित हो जाएगा, तो युग्मनज कैसा हो गया, 2n हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये क्या हो गया आपका युग्मनज, ठीक बात है। अब अपन ने सवाल के अंदर क्या देखा था, सवाल के अंदर जैसे ही युग्मनज बनता है, युग्मनज के अंदर क्या हो जाता है, मियोसिस हो जाती है, ये अपन ने देखा था या नहीं देखा था, जैसे ही सवाल के अंदर युग्मनज बना और बनते ही क्या हुई, उसमें मियोसिस हो गई, उसको क्या कहा था अपन ने, जाइगोटिक मियोसिस कहा था, क्योंकि वो जाइगोट के अंदर मियोसिस हो रही थी, इसलिए क्या कहा अपन ने, जाइगोटिक मियोसिस कहा था। लेकिन वैसा केस यहां पर नहीं होगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ब्रायोफाइट जो है वो क्या होते हैं, एम्ब्रियोफाइटा भी होते हैं, मतलब पहली बार एम्ब्रियो जो भ्रूण है वो यही बनता है, किसमें बनता है, ब्रायोफाइट के अंदर बनता है। मतलब सीधी सी बात है, सवाल के अंदर तो युग्मनज बना था और बनते ही उसके अंदर क्या हो गया था, मियोसिस हो गया था, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, यहां ऐसा नहीं होगा, तो युग्मनज से क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो सबसे पहले जो भ्रूण बना था वो किसके अंदर बना था, ब्रायोफाइटा के अंदर बना था, ठीक बात है। चलो, तो युग्मनज जो है इससे क्या बनेगा, युग्मनज से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, भ्रूण, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, ठीक है। और ये कैसा होगा, एम्ब्रियो भी कैसा होगा, 2n होगा, द्विगुणित होगा, ठीक बात है। ये बनता कैसे है, ये बनता है जी माइटोसिस से बनता है, कैसे बनता है, माइटोसिस, ठीक है। वहां क्या हुई थी, सवाल के अंदर जाइगोट के अंदर क्या हुई थी, मियोसिस हुई थी, युग्मनज के अंदर क्या होती है, मियोसिस, यहां क्या हुई है, माइटोसिस हुई है, ठीक है। अभी मियोसिस नहीं हुई है, मियोसिस होगी लेकिन अभी नहीं हुई है, भ्रूण बन गया, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, सबसे पहले क्या कहते हैं, इनको पहला एम्ब्रियोफाइटा भी ब्रायोफाइट को कहा जाता है, क्यों, क्योंकि सबसे पहले भ्रूण इनके अंदर बनता है, एम्ब्रियो बन गया। अब एम्ब्रियो से क्या बनेगा वो देखो भाई, एम्ब्रियो से बनता है बहुकोशिक बीजाणु उद्भिद बनता है, इससे क्या बनेगा, बहुकोशिक बीजाणु उद्भिद, ठीक है। इसे क्या बनेगा, बहुकोशिक भ्रूण से क्या बनेगा, बहुकोशिक बीजाणु उद्भिद बनेगा, ठीक है। और बहुकोशिक बीजाणु उद्भिद के पास में क्या होंगे, कल का लेक्चर अगर आपको याद है तो आपको पता होना चाहिए, अरे मैंने आपको बताया था बीजाणु उद्भिद के पास में क्या है, फुट, शीटा, कैप्सूल, पाद, सीटा और कैप्सूल इनके पास में होते हैं। याद आ रहा है क्या, अभी डायग्राम से भी दिखाऊंगा एक बार सारी चीजें, ठीक है। ये क्या है आपके, इसमें क्या होंगे, पाद मतलब फुट, शीटा और कैप्सूल, ये इनमें होते हैं, ठीक है। और ये जो बहुकोशिक बीजाणु है ये कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं, फ्री लिविंग नहीं होते, ठीक है, ये फ्री लिविंग नहीं होते, मुक्त जीवी नहीं होते, ये मुक्त जीवी नहीं होते, ठीक है। तो क्योंकि ये बीजाणु उद्भिद जो है वो मुक्त जीवी इसलिए नहीं होते क्योंकि इनको खाना जो है वो कहां से लेना पड़ेगा, खाना अगर ये खुद बना भी लेंगे, मान लो मोस्ट के अंदर खाना खुद बना लेते हैं, लिवरवर्ट के अंदर तो खाना भी नहीं बना पाते, ये अपन कल के लेक्चर में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो इनको जल की आवश्यकता जो है, जल की आपूर्ति कहां से होगी इनकी, वो होगी युग्मकोद्भिद द्वारा। इसलिए जो बीजाणु उद्भिद है वो क्या है, इनको निर्भर होना पड़ेगा, किस पर निर्भर होना पड़ेगा, युग्मकोद्भिद पर निर्भर होना पड़ेगा। बीजाणु उद्भिद जो है इनको निर्भर किस पर होना पड़ेगा, युग्मकोद्भिद पे निर्भर होना पड़ेगा। तो ये बात अपन यहां ऐड भी कर देते हैं, ठीक है। युग्म को एक मिनट से लिखते हैं, पोषण के लिए, पोषण जल के लिए युग्म को उद्भिद पर
निर्भर होते हैं, युग्मकोद्भिद पर निर्भर होते हैं। ठीक बात है। अब आपका बहुकोशिक बीजाणु उद्भिद बन गया। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या बनी थी, अपन ने बात करी थी, कैप्सूल के अंदर क्या बनते हैं, एसएमसी, याद आ रहा है क्या, एसएमसी, स्पोर मदर सेल बनती हैं कैप्सूल के अंदर। ये देखो, ये बना पाद सीटा कैप्सूल, इस कैप्सूल के अंदर क्या बनेंगे, एसएमसी होंगे, इसके अंदर क्या होंगे, एसएमसी बनेंगे, इसके अंदर क्या बनते हैं, एसएमसी, एसएमसी, एसएमसी। और ये एसएमसी भी कैसे हैं, 2n। फिर मैंने आपको कहा था कि इन एसएमसी के अंदर क्या होगा, मियोसिस होता है, और इन एसएमसी के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस होता है, इनके अंदर क्या होगा, मियोसिस। और मियोसिस होने के बाद में क्या बनते हैं, बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं, बीजाणु बनते हैं। कल का लेक्चर अगर आपको याद है तो आपको पता होना चाहिए। एसएमसी के अंदर क्या बनेंगे, बीजाणु बनेंगे, मियोसिस होगा एसएमसी के अंदर, उसके बाद में क्या बनेंगे, बीजाणु। अब यहां पर मियोसिस हो गया तो ये कैसे, द्विगुणित थे एसएमसी, तो ये कैसे हो जाएंगे, अगुणित हो जाएंगे। ठीक है, अगुणित हो जाएंगे। और उसके बाद में ये जो बीजाणु हैं ये क्या होंगे, अंकुरित होंगे। बीजाणु जो है वो क्या होंगे, अंकुरित होंगे। ठीक है, बीजाणु जो वो क्या होंगे, अंकुरित होंगे, और अंकुरित होकर क्या बना लेंगे, युग्मकोद्भिद बना लेंगे। इस प्रकार से पूरी साइकिल चलती रहती है। युग्मकोद्भिद लैंगिक अंग होंगे। अभी मैं आपको एक डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम से आपको कल भी बनाया था मैंने, आज भी वापस बना लेते हैं, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है, तो एक डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद में आपको बेटर समझ में आएंगी चीजें। चलो जी, शुरुआत करते हैं डायग्राम की। डायग्राम से यही सारी चीजें देखना। पहले सबसे पहले क्या बनाना अपन को, युग्मकोद्भिद बनाना। यहां से शुरुआत करी थी अपन ने, यहां से जीवन चक्र की शुरुआत करी थी, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे अपन, युग्मकोद्भिद बनाएंगे, युग्मकोद्भिद बनाएंगे। ठीक है, और इस पे बना देता हूं लैंगिक अंग। ये क्या बन गया आपका, युग्मकोद्भिद बन गया। ये क्या बन गया आपका, युग्मकोद्भिद। मैंने आपको कहा था ना कि युग्मकोद्भिद में क्या होते हैं, लैंगिक अंग भी होते हैं। तो ये क्या बना दिए मैंने, ऊपर लाल लाल क्या बना दिए, लैंगिक अंग बना दिए। ये क्या है आपकी फीमेल, ये क्या है फीमेल, ये क्या है मेल, ये क्या है मेल। ठीक है, तो फीमेल और मेल अपन ने बना दिए, लैंगिक अंग हो गए। इनमें ये हो गए नीचे मुलाब, है ना, सारी चीजें बनाई हैं जो गेमेटोफाइट के अंदर लिखी है मैंने आपकी यहाँ पर। ये मेन प्लांट बॉडी है, अगुणित होता है, बहुकोशिक बिल्कुल है, हरे रंग के बनाई दिए मैंने, प्रकाश संश्लेषी होंगे, स्वतंत्र होंगे, मुक्त जीवी होंगे, बिल्कुल। मुलाब होंगे इनमें, तना सम होगा और पत्ती सम। ठीक है, ये आपके नीचे वाले जो है, ये जड़े जो है, ये क्या है, मुलाब है, लिख भी देते हैं। चलो, ये क्या है, कल के लेक्चर में बता चुका हूं वैसे मैं ये सारी बातें। ये मुलाब है, ये तनासम, तनासम, ये क्या है, पत्ती सम, पत्ती जैसी संरचना है ना, इसलिए पत्ती सम। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब क्या होगा इनमें, अब क्या होगा, यहां पर देखो लैंगिक अंग है बिल्कुल। युग्मकोद्भिद के बाद में अपन ने क्या पढ़ा कि इनमें लैंगिक अंग होंगे। ठीक है, मेल और फीमेल, बिल्कुल यहां पर लैंगिक अंग है, मेल भी है और फीमेल भी है। ठीक है, अब ये जो लैंगिक अंग है इनमें क्या होंगे, युग्मक बनते हैं। मेल वाला क्या बनाएगा, मेल युग्मक बनाएगा। फीमेल वाला क्या बनाएगा, फीमेल युग्मक बनाएगा। बस वही बातें यहां लिखी थी अपन ने। नर वाला क्या बनाएगा, नर युग्मक, और मादा वाला क्या बनाएगा, मादा युग्मक बनाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेंगे, दोनों के युग्मक बन चुके हैं, बन गए। अब पानी की सहायता से क्या होगा, नर युग्मक जो है वो कैसा होता है, चल होता है, चल सकता है ना, ये बात मैंने आपको बताई अभी। तो नर युग्मक जो है यहां से निकलेगा और पानी की सहायता से कहां पहुंचेगा, फीमेल के पास में पहुंचेगा। डायरेक्ट यहां से यहां नहीं पहुंच सकता। ठीक है, कोई साधन तो चाहिए, हवा में उड़ के नहीं आ सकता, पानी की सहायता से वो आ सकता है। तो क्या करेगा, मेल युग्मक जो है वो यहां से निकलेगा और पानी की सहायता से इसके पास में पहुंचेगा, पहुंच गया। नर युग्मक मादा युग्मक के पास में पहुंच गया। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है। तो इस फीमेल के अंदर क्या बनेगा, फीमेल जो आपका जो स्ट्रक्चर है, लैंगिक अंग है, इसके अंदर क्या बनेगा, युग्मनज बनता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि ये कैसा है, आंतरिक निषेचन होगा। इस फीमेल अंग के अंदर होगा निषेचन, बाहर नहीं होता, आंतरिक निषेचन है। ठीक बात है। चलो, अब यहां पर युग्मनज बन गया, इसके अंदर युग्मनज बन गया। युग्मनज किसे, युग्मनज बाद में क्या बनेगा, भ्रूण बन जाएगा। युग्मनज के अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगी और क्या बनेगा, वो एम्ब्रियो बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा। ठीक है,
भ्रूण बनने के बाद में क्या बनता है, भ्रूण के बाद में क्या बनता है, बहुकोशिक बीजाणुउद्भिद बनता है। क्या बनता है, बहुकोशिक बीजाणुउद्भिद। और वो कहां बनता है, इसी के अंदर बनेगा, बहुकोशिक बीजाणुउद्भिद इसी के अंदर बनता है। और बहुकोशिक बीजाणुउद्भिद जो है उसके अंदर 3 पार्ट है, उसके अंदर क्या है, 3 पार्ट है। ये थोड़ा ज्यादा गलत बन गया। उसके अंदर क्या है, 3 पार्ट है, ठीक है। नीचे वाला क्या है आपका फुट, ये इसके हिंदी में लिख देता हूं पाद। ये क्या है, सीटा। और ये क्या है, कैप्सूल। ये क्या है, कैप्सूल, ठीक है। ये कहां बना है, ये कहां बना है, युग्मकोद्भिद नीचे है, देखो ये युग्मकोद्भिद नीचे है। और ये यहां पर लैंगिक अंग है फीमेल वाला, और यहां से क्या निकलता है आपका, बीजाणुउद्भिद बन जाता है। तो मैं आपको यहां पर लिख भी देता हूं ये बातें। ये नीचे वाला भाग क्या है, इतना इतना जो भाग है वो क्या है आपका, युग्मकोद्भिद। युग्मको, चलो इसको थोड़ा सा सही लिखते हैं, युग्मको उद्भिद। और ये वाला भाग को क्या है आपका, बीजाणुउद्भिद। नहीं आएगा क्या, इसको इधर लिख लेते हैं, चलो। ये इतना भाग क्या है आपका, बीजाणुउद्भिद। बीजाणुउद्भिद। अब इसके अंदर क्या होगा, मैंने आपको बताया कि बीजाणुउद्भिद जो है वो किस पर निर्भर होते हैं, इस पर निर्भर होंगे, किस पर, युग्मकोद्भिद पर निर्भर होंगे। क्यों, क्योंकि अगर ये मान लो हरे हैं, ये हरे हैं मान लो, लेकिन देखो मोस के अंदर ही हरे होते हैं, लिवर बर्ड्स के अंदर तो हरे भी नहीं होते। हरे होंगे तो अपना खाना तो बना लेंगे, ये अपना खाना तो बना सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर लेंगे। और हरे नहीं होंगे, जैसे लिवर बर्ड के अंदर हरे नहीं होते, तो वहां पर ये खाना भी नहीं बना पाएंगे। लेकिन इनको जल की आवश्यकता जो है, ये जो बीजाणुउद्भिद जो है, इनको जल की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कौन करेगा, उसकी पूर्ति तो इन्हीं को करनी पड़ेगी, युग्मकोद्भिद को ही करनी पड़ेगी। मिनरल सही है वो कहां से मिलेंगे, युग्मकोद्भिद से ही मिलेंगे। इसलिए ये जो है आपके बीजाणुउद्भिद है वो किस पर निर्भर होते हैं, युग्मकोद्भिद पर निर्भर होते हैं। इसलिए मैंने यहां पर ये लाइन लिखी, पोषण जल के लिए युग्मकोद्भिद पर निर्भर होते हैं। कौन, आपके बहुकोशिक जो बीजाणुउद्भिद बने हैं, ठीक है। अब यहां पर ये जो कैप्सूल है, ये जो उसका कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर क्या होंगे, कैप्सूल के अंदर क्या होंगे, एसएमसी होंगी। कैप्सूल के अंदर क्या होंगे, एसएमसी, ठीक है। ये क्या है, स्पोर मदर सेल, ठीक है, बीजाणु मातृ कोशिका, ठीक है। इनके अंदर क्या होगा, ये जो इस कैप्सूल के अंदर ये जो एसएमसी हैं, इनके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। इनके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, विभाजन होगा। और मियोसिस होने के बाद में इसके अंदर क्या बन जाएंगे, कैप्सूल के अंदर क्या बन जाएंगे, बीजाणु बन जाएंगे। कैप्सूल के अंदर बीजाणु बन गए। अब कैप्सूल जो वो फटेगा और बीजाणु जो है वो बाहर निकलेंगे। बाहर निकल के बाद में क्या होगा, बीजाणु जो है वो क्या होंगे, अंकुरित होंगे। और अंकुरित होने के बाद में एक नया क्या बना लेंगे, युग्मकोद्भिद बना लेंगे। इस प्रकार से पूरी इनका जीवन चक्र होता है। अगर समझ में आया या नहीं आया, बहुत आसान था। युग्मकोद्भिद आपको पता लग गया क्या होता है, ठीक है। ये जो मेन प्लांट बॉडी है ये युग्मकोद्भिद है, ठीक है। इस पर भाई लैंगिक अंग है, बिल्कुल लैंगिक अंग है, मेल भी है फीमेल भी है। मेल ने बनाया नर युग्मक और फीमेल ने बनाया मादा युग्मक। नर युग्मक जो पानी की सहायता से कहां पहुंचा, मादा युग्मक के पास में पहुंचा, दोनों आपस में मिले और क्या हुआ, युग्मनज बन गया। युग्मनज के अंदर माइटोसिस हुआ और क्या बन गया, भ्रूण बन गया। भ्रूण से क्या बना, भ्रूण से बना बहुकोशिक बीजाणुउद्भिद, ठीक है। बहुकोशिक बीजाणुउद्भिद में क्या है, क्या पास है, उसके पास में 3 स्ट्रक्चर है, पाद, सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर क्या है, एसएमसी है, ठीक है। और वो एसएमसी के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, उससे क्या बनेंगे, बीजाणु। बीजाणु क्या है, बाहर निकलेंगे, उसके बाद में अंकुरित होंगे और एक नया युग्मकोद्भिद तैयार कर देंगे, बस खत्म, ठीक बात है। चलो यहां पर आपका ये जो साइकिल है पूरी वो खत्म हो जाती है, जीवन चक्र इनका खत्म हो जाता है। अब जीवन चक्र के बारे में 1-2 बातें वो देख लेते हैं। युग्मकोद्भिद की पहली कोशिका बीजाणु है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। युग्मकोद्भिद की जो पहली कोशिका बनेगी वो क्या है, बीजाणु ही बनेगी। बीजाणु के बाद में युग्मकोद्भिद, फिर ये ऐसे चलती साइकिल, ठीक है। बीजाणुउद्भिद की पहली कोशिका क्या है, युग्मनज है, ठीक है। यहां से देखो ये युग्मनज पहली बार देखो 2n बना है, तो जो बीजाणुउद्भिद है उसकी पहली कोशिका कौन सी आपकी, युग्मनज है। ये आपको बातें ध्यान में रखनी है कि युग्मकोद्भिद की पहली कोशिका बीजाणु है और बीजाणुउद्भिद की पहली कोशिका युग्मनज है, ठीक बात है। सभी ब्रायोफाइट में किस प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है, तो आपका अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र पाया जाता है, ठीक है। कैसा जीवन चक्र पाया जाता है, अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र। अगर आपने सवाल भी पढ़ा है मेरे से तो आपको पता भी होगा अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र का मतलब क्या है। ऐसा जीवन चक्र जिसमें अगुणित अवस्था भी भर भर के आई हो और द्विगुणित जो अवस्था है वो भी भर भर के आई हो। अगर दोनों बराबर मात्रा में दोनों अवस्थाएं आई हैं तो ऐसे जीवन चक्र को कहते हैं अपन अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र। देखो इसमें अगुणित अवस्थाएं भी आई, देखो ये अगुणित है, ये भी अगुणित है, ये भी अगुणित है, यहां तक अगुणित है। इतनी जो है अवस्था वो कैसी है, अगुणित है।
और ये नीचे वाली कैसी है, ये देखो ये कैसी है, द्विगुणित है। तो अगुणित और द्विगुणित जो है वो बराबर का सा काम चला है, इसलिए क्या है, इसको क्या कह दिया अपन ने, अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र। ठीक बात है। तो ब्रायोफाइट्स जितने भी, कोई एक्सेप्शन नहीं है, जैसे सवाल के अंदर था, सवाल के अंदर कुछ अगुणित थे, कुछ द्विगुणित थे, कुछ अगुणित द्विगुणित थे, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर जितने भी ब्रायोफाइट है, जितने भी ब्रायोफाइट है, सारे के सारे क्या है, आपके अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र वाले होते हैं। यहां पर अपनी जो इसका जीवन चक्र है वो खत्म हो जाता है। अब आगे बात करेंगे अपन ब्रायोफाइट के महत्व की बात करते हैं। कुछ मोस शाकाहारी स्तनधारियों, पक्षियों तथा अन्य प्राणियों के भोजन प्रदान करते हैं। कुछ आपके जो ब्रायोफाइट है, मोस, ठीक है, ब्रायोफाइट में कौन, मोस, वो क्या, जैसे शाकाहारी स्तनधारी हो गए, पक्षी हो गए, ठीक है, और कुछ अन्य प्राणी हैं वो उनको खाते हैं, इसलिए उनका भोजन प्रदान करते हैं। भाई कुछ मोस जो उनको खाते हैं, ठीक है। स्फेगनम की कुछ स्पीसीज पीट प्रदान करती हैं। जो स्फेगनम है, स्फेगनम ब्रायोफाइट है, ठीक है, उसकी कुछ स्पीसीज है जो क्या है, पीट प्रदान करती हैं। पीट क्या होता है, कोयले जैसा ही होता है ना, कोयले जैसा ही होता है, पीट प्रदान करती हैं। और पीट को किस काम में लिया जाता है, पीट को काम में लिया जाता है, ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस पीट का उपयोग क्या है, ईंधन के रूप में उपयोग होता है। जैसे कोयले को ईंधन के रूप में काम में लेते हैं, वैसे ही पीट को भी ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। इसमें पानी को रोकने की क्षमता होती है। जो आपके ये ब्रायोफाइट है, इनमें पानी को रोकने की क्षमता होती है, बहुत अधिक होती क्षमता इनमें, इसलिए इनका उपयोग पैकिंग में, ठीक है, पैकिंग मटेरियल में काम में लेता है, ताकि पानी इनका बाहर ना निकले। भाई कोई ऐसा सामान है जिसको मतलब अगर अपन ऐसे नॉर्मल पैकिंग करेंगे तो उसका अंदर से वो क्या है, पानी उड़ जाएगा उसका, है ना, पानी उड़ जाएगा तो वो चीज खराब हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं अपन, ये जो ब्रायोफाइट है इनसे पैकिंग कर देते हैं, इनसे क्या कर देते हैं, पैकिंग कर देते हैं, ताकि क्या होगा, पानी जो है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। क्यों, क्योंकि इनकी क्या है, पानी रोकने की क्षमता इनकी बहुत अधिक है, इसलिए क्या है, पैकिंग में इनको यूज में लिया जाता है। पैकिंग में इनको यूज में लिया जाता है, एक मिनट, पैकिंग में इनको यूज में लिया जाता है। सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने में इनकी मदद, मतलब इनको काम में जाता है। मतलब कोई सजीव चीज है, लिविंग कोई चीज है, जिसको अपन को ट्रांसफर करना है, यहां से लेके कोई दूसरे देश भेजना है, और अपन कोई शिप में भेज रहे हैं, शिप में काफी टाइम लगता है जाने में, ठीक है, जहाज में काफी टाइम लगेगा, इसलिए क्या करेंगे अपन, इस ब्रायोफाइट का यूज लेंगे पैकिंग में, ताकि वो चीज खराब ना हो, ठीक है। ब्रायोफाइट का आर्थिक महत्व बहुत कम है, ठीक है। आर्थिक महत्व के रूप में बात करें ब्रायोफाइट का, तो वो तो बहुत कम है ना भाई, जो इसमें इकोनॉमिकल जो इंपॉर्टेंस है, आर्थिक महत्व वो तो बहुत कम है, लेकिन पारिस्थितिक इकोलॉजिकल दृष्टि से बहुत महत्व है इसका। ब्रायोफाइट के आर्थिक महत्व कम है, लेकिन पारिस्थितिक महत्व की, पारिस्थितिक दृष्टि से देखें तो बहुत ज्यादा महत्व है। इकोलॉजिकल दृष्टि से अपन देखें तो क्या है, इकोलॉजिकल दृष्टि से क्या महत्व है, अनुक्रमण, ठीक है, ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं और मैं 12th क्लास में पढ़ाया भी बहुत बढ़िया से है। अनुक्रमण मतलब जो आपकी मिट्टी का निर्माण है, ठीक है, वो समझ लो, है ना। अनुक्रमण मृदा का निर्माण मतलब मिट्टी का निर्माण है, वो जो है बड़े बड़े चट्टान है, उन पर क्या लगेंगे, सबसे पहले यही जाके ब्रायोफाइट है जो है, लाइकेन जो है, यही सबसे पहले उगते हैं वहां पर, और फिर जो है उन चट्टानों को तोड़ते हैं और मिट्टी में उनको बदलते हैं। फिर मिट्टी बन जाएगी तो दूसरे जीव जो है वो भी वहां पर रह सकते हैं, ठीक है। चलो, चट्टानों का अपघटित करते हैं, बता दिया मैंने आपको, चट्टानों को तोड़ते हैं, अपघटित करते हैं, अन्य उच्च कोटि के पौधे उगने के अनुरूप बनाते हैं। वहां पर चट्टानें टूटेंगी, मिट्टी बनेगी, तो दूसरे जो उच्च कोटि के जो पौधे हैं वो भी वहां पर उग सकते हैं। चलो, मोस मिट्टी का एक सघन परत बना देते हैं। जो मोस है वो मिट्टी पर एक सघन परत बना देते हैं, एक मैट से बना देते हैं ना, एक मैट से, चादर से बिछा देते हैं जमीन पर, ठीक है, मैट बिछा देते हैं। इसलिए वर्षा की बौछारें मृदा को अधिक हानि नहीं पहुंचा सकती। जहां पर मोस लगेगी, मोस क्या है, जमीन पर फैल जाएगी और एक क्या है, मैट बना देगी, चादर से बिछा देगी। उससे क्या होगा, अगर बहुत ज्यादा बारिश पड़ रही है, बहुत ज्यादा बारिश आ रही है, तो क्या होगा, जमीन पर जो है वो बारिश इतनी नहीं गिरेगी, उसकी बौछारें जो है वो ज्यादा हानि नहीं पहुंचाएगी मिट्टी को, और मिट्टी का कटाव बहुत कम होगा। उससे क्या होगा, मिट्टी का कटाव, देखो बहुत ज्यादा बारिश आती है तो मिट्टी का कटाव होने लग जाता है, मिट्टी का कटाव नहीं होगा, उससे अधिक हानि नहीं पहुंचा पाती। और मृदा जो है अपक्षरण का मतलब क्या है, वही आपका मिट्टी का कटाव जो है वो नहीं होगा, उसको रोकते हैं ना। मिट्टी का कटाव को कौन रोकते हैं, ये मोस की जो चादर बन जाती है वो रोकती है। यहां पर अपना जो है ब्रायोफाइट के अपन ने महत्व बात कर ली, जीवन चक्र बात कर ली, लीवरवर्ट, मोस उनकी बात कर ली, और उसका इंट्रोडक्शन भी अपन ने देख लिया था। अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं टेरिडोफाइटा की, ठीक है। टेरिडोफाइट को शुरुआत करते हैं, आ जाओ। टेरिडोफाइट को शुरुआत करते हैं। टेरिडोफाइट जो है, अब मैंने आपको पहले बताया था कि जो है सबसे पहले सेवाल सबसे कम एडवांस है, ब्रायोफाइट जो वो सेवाल से ज्यादा एडवांस होगा, और टेरिडोफाइट जो वो ब्रायोफाइट से ज्यादा एडवांस होगा। फिर अपन अगले बात करेंगे जिम्नोस्पर्म, वो जिम्नोस्पर्म जो होगा वो टेरिडोफाइट से ज्यादा एडवांस होगा। और फिर अपन पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म, जो अपन पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म जो है वो सबसे ज्यादा एडवांस होता है, आज के टाइम पर सबसे ज्यादा अपन को दिख रहे हैं, जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं वो एंजियोस्पर्म ही है, ठीक है।
ओके, शुरुआत करते हैं टेरिडोफाइटा की। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत होर्सटेल और फर्न आते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी यहां पर इंट्रोडक्शन में एक बात लिखती है एनसीईआरटी, तो अपन यहां पर ये लाइन पढ़ रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके अंदर होर्सटेल और फर्न ही आते हैं, और भी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, वो अपन आगे धीरे धीरे बात करेंगे। ठीक है, कल के लेक्चर में बात करेंगे वो कौन कौन से आते हैं। अभी एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन में ये वाली लाइन लिखती है तो अपन भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो, तो टेरिडोफाइट के अंतर्गत होर्सटेल और फर्न आते हैं। ठीक बात है, संवहनी ऊतक इनमें होते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा के अंदर संवहनी ऊतक थे क्या? नहीं थे। सवाल के अंदर संवहनी ऊतक थे क्या? नहीं थे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो संवहनी ऊतक आए हैं वो किसके अंदर आए हैं? वो टेरिडोफाइटा के अंदर आए हैं। सबसे पहले संवहनी ऊतक किसके अंदर आए हैं? टेरिडोफाइटा के अंदर आए हैं। सबसे पहले आपको बोले कि भ्रूण किसके अंदर बना? सबसे पहले भ्रूण बनता है किसके अंदर? ब्रायोफाइटा के अंदर बनता है। और आपको पूछे सबसे पहले संवहनी ऊतक किसके अंदर आए? टेरिडोफाइटा के अंदर आए। ठीक है, तो संवहनी ऊतक यहां पर पाए जाते हैं। स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं। टेरिडोफाइटा जो है वो स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं। अब आपके दिमाग में आएगी भैया आपके जो ब्रायोफाइटा वो भी तो स्थल पर मिट्टी में तो उगते हैं, तो ये जो है वो सबसे पहले कैसे उगे? सर्वप्रथम कैसे उगे? ये एनसीईआरटी पूरी पढ़ो, देखो लाइन क्या बोल रहा है। स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं जिनमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, ये पूरी लाइन है। देखो ब्रायोफाइट जो वो भी जमीन में मिट्टी पर ही उगते हैं, लेकिन उनमें संवहनी ऊतक नहीं है, उनमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते। ठीक है, इसलिए आपको ये बोले कि मिट्टी पर सबसे पहले उगने वाले पौधे कौन से हैं, तो आप कह दोगे कि भैया वो है ब्रायोफाइट है। लेकिन अगर आपको यह कहा जाए कि मिट्टी पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे जिनमें संवहनी ऊतक पाए जाते हैं, जिनमें संवहनी ऊतक पाए जाते हैं, वो कौन से? आपके टेरिडोफाइटा है। ठीक बात है। चलो, संवहन ऊतक कौन से होते हैं? जाइलम, फ्लोएम। अब जाइलम फ्लोएम जो है इनको अपन डिटेल में करेंगे 6वें चैप्टर के अंदर। ठीक है, चलो, वास्तविक मूल, तना और पत्तियां इनमें पाई जाती हैं। वास्तविक जड़ें भी होंगी, वास्तविक तना भी होगा और वास्तविक पत्तियां भी होंगी। देखो ब्रायोफाइट के अंदर पत्तियों जैसी संरचना थी लेकिन वास्तविक पत्ती नहीं थी। यहां पर जो है टेरिडोफाइटा के अंदर वास्तविक तना, वास्तविक पत्तियां और वास्तविक मूल पाई जाती हैं। ठीक बात है। 350 मिलियन वर्ष पहले टेरिडोफाइटा प्रभावी वनस्पति थे। ठीक है, ये अपन विकास वाला जो चैप्टर है 12वीं क्लास के अंदर उसमें भी पढ़ चुके हैं। 350 मिलियन साल पहले जो है आपके जो टेरिडोफाइट है यही प्रभावी वनस्पति थे। उस टाइम पर एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म नहीं थे। उस टाइम पर जो सबसे ज्यादा दिखाई देते थे, जिनका राज हुआ करता था, वो राज किसका था? वो टेरिडोफाइटा का था। आज के टाइम पर सबसे ज्यादा राज किसका है? एंजियोस्पर्म का है। एंजियोस्पर्म जहां पर नजर घुमाओगे आपको एंजियोस्पर्म दिख जाएंगे। लेकिन उस टाइम पर 350 मिलियन साल पहले कौन दिखाई देते थे? टेरिडोफाइटा ही दिखाई देते थे। लेकिन यह बात तो सही है, जिनका एक बार राज होता है वो राज हमेशा नहीं रहता, कभी ना कभी तो उनको वहां से जाना पड़ता है। तो ये जो टेरिडोफाइटा है उस टाइम पर प्रभावी थे, आज नहीं है तो कोई प्रभावी, आज एंजियोस्पर्म का राज है। ठीक है, चलो, तो ये वाली लाइन आपको याद रखनी चाहिए। ये मैं आपको विकास वाले चैप्टर में बता चुका हूं। ये 350 मिलियन वाली बात ये आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में यहां भी ये दी हुई है। चलो, आवास की बात करें भाई, रहते कहां पे है ये टेरिडोफाइटा? रहते कहां पे है, किस प्रकार के आवास के अंदर रहना ये पसंद करते हैं, कौन सी जगह पर ये रहना पसंद करते हैं, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। चलो, ठंडे, गीले, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? ठंडे, गीले, छायादार स्थानों पर ये पाए जाते हैं। कुछ रेतीली मिट्टी में भी अच्छी तरह उगते हैं। ठीक है, जो मेन आपको बोले, मेन आपको पूछे कि जो इनका आवास स्थान है टेरिडोफाइटा का, तो वो कहां है? ठंडे क्षेत्रों में, गीले आवास स्थानों पर ये पाए जाएंगे, छायादार जगह पर। ठीक है, जो अधिकतर आपके जो है, जो अधिकांश टेरिडोफाइटा वो तो आपके ठंडे, गीले, छायादार स्थानों पर पाए जाएंगे। लेकिन कुछ टेरिडोफाइटा ऐसे हैं जो रेतीली मिट्टी में भी पाए जा सकते हैं, जो रेतीली मिट्टी में भी पाए जा सकते हैं। अब ये कुछ कौन से हैं उसमें अपन को नहीं जाना है। ठीक है, ये कुछ टेरिडोफाइटा कौन से हैं ये अपन को नहीं पढ़ना है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे टेरिडोफाइटा भी हैं जो रेतीली मिट्टी में भी उग सकते हैं। बस आपको इतनी बात याद होनी चाहिए, उसके अलावा आपको इस बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है। ठीक है, अब ये छायादार मिट्टी, छायादार गीली मिट्टी यहां क्यों पाए जाते हैं? इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि इनको भी पानी की आवश्यकता होती है लैंगिक जनन के लिए। जैसे अपन ने ब्रायोफाइटा की बात करी, ब्रायोफाइटा जो है उनको भी उगते तो वो भी मिट्टी में ब्रायोफाइटा, लेकिन उनको लैंगिक जनन के लिए क्या है? पानी की आवश्यकता होती है। नर युग्मक देखो पानी से बहता हुआ फीमेल के पास पहुंचा था, वैसे ही यहां पर जो है इनको भी जल की आवश्यकता होती है। इसलिए ये जो है ठंडे, गीले, छायादार स्थानों पर ये पाए जाते हैं। ठीक है,
जीवित टेरिडोफाइटा का फैलाव भी सीमित होता है। जो टेरिडोफाइटा है इनका फैलाव बहुत सीमित होता है। जैसे आपके एंजियोस्पर्म है वो तो कहीं भी उग जाते हैं, कहीं भी उग जाते हैं ना, तो उस प्रकार से टेरिडोफाइटा नहीं उग सकते। इसलिए जो है इनका राज जल्दी खत्म हो गया कि जब तक भाई पानी था, बहुत ज्यादा बड़े बड़े समुद्र थे, बहुत ज्यादा पानी था, तो उस टाइम पर तो ये इनका भाई बहुत बढ़िया राज हुआ करता था। लेकिन आज के टाइम पर जैसे जैसे पानी की कमी होती जा रही है, पानी के बिना ये नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि लिंग जनन नहीं कर पाएंगे। ठीक बात है। तो इनका जो टेरिडोफाइटा जो है इनका फैलाव बहुत सीमित होता है। ठीक है। और कम भौगोलिक क्षेत्रों तक ये सीमित होते हैं। कम भौगोलिक क्षेत्रों में ही उगेंगे। ऐसा नहीं कि हर जगह भाई राजस्थान की रेतीली मिट्टी में वो उग गए, ठीक है, जहां बहुत पानी बढ़िया है वहां पर भी उगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो कम भौगोलिक क्षेत्रों में सीमित होते हैं। अब इसका कारण देख लेते हैं। क्योंकि निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। निषेचन अगर आपको फर्टिलाइजेशन करना है, मेल को फीमेल के पास में जाना है, तो पानी की आवश्यकता होगी। ठीक है। तो पानी जरूरत है, इसलिए ये रेतीली मिट्टी में कम उगते हैं। ठीक है। युग्मकोद्भिद जो गेमेटोफाइटा को उगने के लिए ठंडा, गीला, छायादार स्थान चाहिए। जो युग्मकोद्भिद बनेगा इनके अंदर देखो, अपने ब्रायोफाइटा के अंदर पढ़ा, वहां पर मेन प्लांट बॉडी कौन सी थी? युग्मकोद्भिद। सवाल पढ़ा, वहां पर मेन प्लांट बॉडी कौन थी? युग्मकोद्भिद। लेकिन यहां पर अपन बात करेंगे ना टेरिडोफाइटा के अंदर, यहां पर मेन प्लांट बॉडी कौन सी होगी? बीजाणुद्भिद होगी। ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सवाल के अंदर मेन प्लांट बॉडी युग्मकोद्भिद, ब्रायोफाइटा के अंदर मेन प्लांट बॉडी युग्मकोद्भिद, लेकिन टेरिडोफाइटा के अंदर मेन प्लांट बॉडी कौन सी होगी? बीजाणुद्भिद होगी। ठीक है। तो यहां पर जो युग्मकोद्भिद बनेगा, जो गेमेटोफाइट बनेगा, उसको उगने के लिए ठंडा, गीला, छायादार स्थान चाहिए। इसलिए इनका जो है ये बहुत बड़े क्षेत्र में नहीं फैल सकते, क्योंकि एक तो पहला रीजन तो होगा लैंगिक जनन अगर उनको करना है, निषेचन अगर इनको करना है तो पानी की आवश्यकता होगी। दूसरा, अगर इनका युग्मकोद्भिद बनता है, गेमेटोफाइट बनता है, उसको भी रहने के लिए ठंडा, गीला और छायादार जगह उनको चाहिए। इसलिए ये कम भौगोलिक क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। चलो, टेरिडोफाइट की प्लांट की बात कर लेते हैं। ये अब थोड़ी बात कर ली, जो बातें अपन ने की है, कुछ बातें वहीं रिपीट होंगी और कुछ बातें नहीं ऐड होंगी ना। टेरिडोफाइट प्लांट जो क्या है? बीजाणुद्भिद है। ब्रायोफाइटा के अंदर मेन प्लांट बॉडी कौन सी थी? युग्मकोद्भिद। यहां कौन है? बीजाणुद्भिद। कंफ्यूज मत होना, याद रखना है आपको। ठीक है। तो टेरिडोफाइटा के अंदर प्लांट बॉडी कौन सी है? बीजाणुद्भिद। स्पोरोफाइट जो वो मेन प्लांट बॉडी होगी, मेन प्लांट बॉडी है। ठीक है। बीजाणुद्भिद जो है क्या? मेन प्लांट बॉडी। और ये कैसे होते हैं? द्विगुणित होते हैं। स्पोरोफाइट है तो कैसे होंगे? द्विगुणित होंगे। अगर युग्मकोद्भिद होता तो कैसा होता? अगुणित होगा। ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है? मेन प्लांट बॉडी इस बार कौन है? टेरिडोफाइटा के अंदर बीजाणुद्भिद होती है। इसलिए कैसे हैं? द्विगुणित हैं। और बहुकोशिक तो होते ही है। ठीक है। वास्तविक मूल, तना और पत्ती इनमें होंगी। बिल्कुल सही बात है। संवहनी ऊतक इनमें होंगे। मुक्तजीवी होते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, मुक्तजीवी होंगे। ठीक है। देखो वहां पर अपन ने बात करी थी ब्रायोफाइटा के अंदर बीजाणुद्भिद जो होते हैं वो मुक्तजीवी नहीं होते, वो निर्भर होते हैं किस पर? युग्मकोद्भिद पर निर्भर होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो मेन प्लांट बॉडी है वो कौन होती है? युग्मकोद्भिद होती है। लेकिन यहां पर मेन प्लांट बॉडी कौन है? बीजाणुद्भिद है। इसलिए बीजाणुद्भिद जो है वो क्या है? स्वतंत्र है, किसी पर वो कोई निर्भर नहीं होते, मुक्तजीवी होते हैं। तो मुक्तजीवी, स्वतंत्र और प्रकाश संश्लेषी तो होते ही हैं, खाना अपना खुद बनाएंगे। ठीक बात है। तो ये टेरिडोफाइट प्लांट की बात अपन ने करी। वापस एक बार रिपीट करूंगा, फिर अपन थोड़े से आगे बढ़ेंगे। एक मिनट में देख लो भाई, रिकॉर्डिंग तो चल रही है क्या? वरना मेरे को परेशान होना पड़ेगा बाद में। एक मिनट दीजिए बस। ओके, चलो। टेरिडोफाइट प्लांट जो है, ठीक है, ये कैसे? बीजाणुद्भिद में मेन प्लांट बॉडी होती है। ठीक बात है। द्विगुणित होते हैं, बहुकोशिक होते हैं। वास्तविक मूल तना इनमें पाया जाएगा, पत्ती पाई जाएंगी, वास्तविक पत्तियां इनमें पाई जाती हैं। संवहनी ऊतक इनमें पाए जाएंगे, मुक्तजीवी होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होंगे। अब जो टेरिडोफाइट प्लांट है इनमें मूल भी होगा, तना भी होगा और पत्तियां भी होंगी। ये बात तो अपन ने बता दी बात है ना। वो कैसे होंगे? मूल भी कैसी होंगी? द्विगुणित होंगी, तना भी द्विगुणित होगा और पत्तियां भी द्विगुणित होंगी। ठीक है। अब यहां पर जो है मेन जो है डिफरेंस आता है वो पत्तियों में खेला होता है। पत्तियां यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है भैया? ध्यान से देखो। पत्तियां जो है वो दो प्रकार की पत्तियां होती हैं इनमें। टेरिडोफाइटा के अंदर दो प्रकार की पत्तियां होती हैं। एक तो ऐसी पत्तियां हैं जो क्या करती हैं? प्रकाश संश्लेषण करती हैं, तो उनको क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषी पत्तियां कहेंगे। और दूसरी ऐसी पत्तियां जो क्या करेंगी? जनन में मदद करती हैं, जनन करती हैं, उनको क्या कहेंगे अपन? जनन पत्तियां कहेंगे। और वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। पत्तियां जो है टेरिडोफाइट प्लांट के अंदर वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आपकी प्रकाश संश्लेषी पत्तियां, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी जनन पत्तियां। प्रकाश संश्लेषी पत्तियों से नाम से पता लग रहा है क्या करेंगी? प्रकाश संश्लेषण का काम करेगी। जैसे नॉर्मल पत्तियों का काम होता है प्रकाश संश्लेषण का, वैसा ही ये काम करेंगी। लेकिन दूसरी प्रकार की जो पत्तियां वो क्या है? आपकी जनन पत्तियां हैं। ठीक बात है। एक को देखते हैं। पत्तियां जो है इनमें दो प्रकार की होती हैं, प्रकाश संश्लेषी पत्तियां और जनन पत्तियां। ठीक है। जनन पत्तियां जो है
उनको क्या कहेंगे अपन? बीजाणुपर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? बीजाणुपर्ण कहेंगे। ठीक बात है। इंग्लिश में बात करें तो स्पोरोफिल। ठीक है, स्पोरोफिल। अब जनन काम क्या है इनका? जनन करना काम है, तो इसलिए इन पत्तियों क्या कहेंगे अपन? बीजाणु बनाएंगी, तो बीजाणुपर्ण। इन पत्तियों क्या कहेंगे? बीजाणुपर्ण। इंग्लिश में स्पोरोफिल कहेंगे। नाम से पता लग रहा है बीजाणुपर्ण मतलब बीजाणु बनाएंगी। ये पत्तियां क्या बनाएंगी? बीजाणु बनाएंगी। अब ये जो बीजाणुपर्ण है ये दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो एक दूसरे से अलग होते हैं, या तो एक दूसरे से अलग। तो देखो इस प्रकार के हो सकते हैं, दिखाता हूं मैं आपको बना के। ये आपका क्या है? टेरिडोफाइट है। ये क्या है आपका? टेरिडोफाइट। और इसमें जो बीजाणुपर्ण है ये देखो, बीजाणुपर्ण देखो अलग अलग है ना। तो बीजाणुपर्ण देखो इसमें अलग अलग है, इसमें बीजाणुपर्ण अलग अलग है। लेकिन दूसरे प्रकार के इस प्रकार से भी हो सकते हैं कि बीजाणुपर्ण जो है वो सघन होकर सुस्पष्ट रचना बनाते हैं, एक दूसरे में आपस में सघन रूप से मिल जाएंगे। दिखाता हूं आपको डायग्राम बना के। इसमें देखना आप, ये आपका टेरिडोफाइट है और इसमें क्या होगा? ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये सघन हो जाएंगे ना, इस प्रकार से देखो ये सघन हो जाएंगी। यहां पर देखो, इसमें देखो ये पत्तियां बिल्कुल अलग अलग थी, है ना। ये पत्तियां बिल्कुल अलग अलग थी। ये पत्तियां कौन सी हैं? ये बीजाणुपर्ण है। ये कौन सी पत्तियां हैं? बीजाणुपर्ण है। एक दूसरे से अलग होती हैं। इनमें क्या है? एक दूसरे से अलग हो सकती हैं। और कुछ में क्या है? ये शंकु बनाती हैं। शंकु क्या है? शंकु क्या है? इसी को क्या बोलते हैं? शंकु। ये जो ऊपर बना है ना, इसी को क्या बोलते हैं? शंकु। शंकु के अंदर क्या होगा? कुछ नहीं। जो पत्तियां अलग अलग थी वो क्या हो जाएंगी? एक साथ में क्या हो जाएंगी? सघन हो जाएंगी। सघन हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? सघन। तो इसमें बीजाणुपर्ण क्या है? सघन हो जाएंगे। सघन होकर एक सुस्पष्ट रचना बनाते हैं, और सुस्पष्ट रचना को क्या कहते हैं अपन? शंकु या फिर कोन कहा जाता है। ये जो है देखो, बीजाणुपर्ण जो है सघन हो गई और सघन होकर एक रचना बना ली। इस रचना को क्या कहेंगे अपन? शंकु। इस रचना को क्या कहते हैं? लिख देते हैं, चलो। इसको क्या कहेंगे? शंकु। शंकु। इंग्लिश में इसको कोन या फिर इसको स्ट्रोबाइलस कहा जाता है। स्ट्रोबाइलस। ठीक है, ठीक बात है। तो इस प्रकार से समझ में आया आपको। दो प्रकार की पत्तियां हैं भाई, एक आपकी प्रकाश संश्लेषी पत्तियां, एक जनन पत्तियां। जनन पत्तियों क्या कहेंगे अपन? बीजाणुपर्ण कहेंगे, मतलब बीजाणु बनाती हैं ये, स्पोरोफिल इंग्लिश में। या तो एक दूसरे से अलग होती है, कुछ इस प्रकार से अलग होंगी, या फिर ये शंकु बनाएंगी। शंकु क्या है? आपस में ये पत्तियां जो है बीजाणुपर्ण जो सघन होंगे और सघन होकर एक रचना बनाते हैं, एक सुस्पष्ट रचना बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? शंकु या फिर कोन कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है शंकु जो है वो किस में पाए जाते हैं? इसके एग्जांपल देख लो, शिलाजिनेला और इक्विसेटम। एग्जांपल आपको याद होनी चाहिए। शिलाजिनेला और इक्विसेटम के अंदर आपके शंकु, कोन ये बनते हैं। ठीक है, जो आपके स्ट्रोबाइलस ये बनते हैं। ठीक है, शिलाजिनेला जो इक्विसेटम है इनके अंदर कोन, शंकु, स्ट्रोबाइलस जो है ये बनते हैं। और फर्न जो है इनमें कभी भी शंकु नहीं बनते। ये वाली लाइन आपको याद होनी चाहिए। फर्न के अंदर कभी भी शंकु नहीं बनते हैं। शंकु किसके अंदर बनेंगे? शिलाजिनेला और इक्विसेटम के अंदर बनते हैं। चलो अब बात करेंगे किनकी? प्रकाश संश्लेषी पत्तियों की बात करेंगे। प्रकाश संश्लेषी पत्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक लघुपर्ण, एक होते हैं बृहत्पर्ण। ठीक है, एक लघुपर्ण और एक बृहत्पर्ण। ठीक है, लघुपर्ण इंग्लिश में माइक्रोफिल और बृहत्पर्ण इंग्लिश में मैक्रोफिल। ठीक है, नाम से पता लग रहा है। लघुपर्ण मतलब जो पत्तियां छोटी छोटी होंगी, जो पत्तियां छोटी छोटी, ऐसी प्रकाश संश्लेषी पत्तियां जो साइज में छोटी हैं उनको क्या कह देंगे अपन? लघुपर्ण कह देंगे। और जो बड़ी पत्तियां को क्या कह देंगे? बृहत्पर्ण कह देंगे। लघुपर्ण किसके अंदर पाई जाती है? जो छोटी पत्तियां वो किसके अंदर पाई जाती हैं? शिलाजिनेला। एग्जांपल क्या है? शिलाजिनेला के अंदर पाई जाएंगी। और जो बृहत्पर्ण पत्तियां, जो बड़ी पत्तियां किसके अंदर पाई जाएंगी? फर्न के अंदर पाई जाती हैं। ठीक बात है, ये एग्जांपल आपको याद होनी चाहिए। एक बार वापस रिपीट करेंगे फिर अपन आगे बढ़ेंगे। पत्तियां जो हैं वो दो प्रकार की हैं, प्रकाश संश्लेषी पत्तियां और आपकी जनन पत्तियां। जनन पत्तियों को कहेंगे बीजाणुपर्ण। अब बीजाणुपर्ण जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो अलग अलग हो, एक प्लांट पर ऐसे बिखरे हुए हो, एक दूसरे से अलग अलग हो, चिपके नहीं हो आपस में। दूसरे हो सकते हैं कि वो जो बीजाणुपर्ण है आपस में सघन रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हो और एक सुस्पष्ट रचना बनाए, जिसको क्या कहेंगे? कोन, स्ट्रोबाइलस या फिर शंकु कहेंगे। ठीक है, अब ये जो शंकु बनता है, ठीक है, ये किसके अंदर बनता है? शिलाजिनेला और इक्विसेटम के अंदर ही बनता है।
फर्न के अंदर कभी भी शंकु नहीं बनेगा। अब बात करते हैं किसकी, प्रकाश संश्लेषी पत्तियां। दो प्रकार की होती हैं जी, एक होती है लघु पर्ण और एक होती है बृहत पर्ण। लघु पर्ण मतलब बड़ी साइज की पत्ती, सॉरी छोटी साइज की पत्तियां, और बृहत पर्ण मतलब बड़ी साइज की पत्तियां। छोटी साइज की पत्तियां किसके अंदर पाई जाएंगी, शिलाजिनेला के अंदर, और बड़ी साइज की पत्तियां किसके अंदर पाई जाएंगी, फर्न के अंदर पाई जाती हैं। यहां तक क्लियर है या नहीं है। अब एक डायग्राम बनाया जाएगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखना भाई इसको। क्या बन गया ये, ठीक है। ये कौन सी पत्तियां हैं, ये है आपकी प्रकाश संश्लेषी पत्तियां, प्रकाश संश्लेषी। ये कौन सी प्रकाश संश्लेषी पत्तियां, और ये कौन सी पत्तियां हैं, ये कौन सी है, बीजाणुपर्ण है। ये क्या है, बीजाणुपर्ण, बीजाणुपर्ण, ठीक है, बीजाणुपर्ण है, जनन पत्तियां ये, ठीक बात है। चलो बीजाणुपर्ण। अब इन बीजाणुपर्ण पर क्या होगा, यहां पर क्या लगी हुई है, इन बीजाणुपर्ण पर क्या लगी हुई होती है, बीजाणुधानी लगी हुई होती है। क्या लगी हुई होती है, क्या है, बीजाणुधानी। ये क्या है, बीजाणुधानी, ठीक है। बीजाणुपर्ण जो पत्तियां होती हैं उन पर क्या लगी हुई होती है, बीजाणुधानी लगी हुई होती है, और इन्हीं बीजाणुधानी में क्या बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, ठीक है। तो ये बीजाणुपर्ण पत्तियां हैं और इन पर क्या लगे हुए हैं, ब्लू कलर में मैंने क्या लगे हैं, बीजाणुधानी लगे हैं। अब देखना इनमें क्या होता है, बीजाणुपर्ण, बीजाणु, पूरा फ्लो चार्ट देखना ना, बीजाणुपर्ण, बीजाणुपर्ण कैसा है, ये द्विगुणित। इसके अंदर क्या लगे हुए हैं, बीजाणुधानी लगी हुई है, बीजाणुधानी लगी हुई है, बीजाणुधानी। ये भी कैसी है, 2n, द्विगुणित है। बीजाणुधानी के अंदर क्या होती है, एसएमसी, वही आपकी स्पोर मदर सेल। ये भी कैसी है, 2n। एसएमसी के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस होने के बाद में क्या बनेगा, यहां पर बीजाणु बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बीजाणु, और बीजाणु कैसा होगा, n, ठीक बात है। तो इस प्रकार से ये क्या है, आपकी बीजाणुपर्ण है। बीजाणुपर्ण पे क्या लगी हुई है, बीजाणुधानी लगी हुई है, और बीजाणुधानी कैसी है, आपकी द्विगुणित होती है। इस बीजाणुधानी के अंदर क्या बनेगी, इस बीजाणुधानी के अंदर क्या है, एसएमसी है। इसके अंदर क्या है, एसएमसी। एसएमसी के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। जैसे अपने ब्रायोफाइटा के अंदर देखा, वहां पर क्या था, कैप्सूल के अंदर क्या थी, एसएमसी थी। यहां पर क्या है, बीजाणुधानी के अंदर एसएमसी है। एसएमसी के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस होने के बाद क्या बन जाएगा, बीजाणु बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से बीजाणु बनते हैं इनके अंदर। समझ में आया यहां तक, ठीक बात है। अब कुछ अपन डायग्राम्स देखेंगे और फिर अपन बढ़ेंगे आगे, ठीक है। डायग्राम देख लेते हैं, किसका देखेंगे पहले, शिलाजिनेला, इक्विसेटम और फर्न का डायग्राम देखेंगे, और फिर आज के लेक्चर को खत्म करेंगे। चलो बना लेते हैं, वैसे एनसीईआरटी में, लेकिन समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन अपना डायग्राम बनाते हैं। चलो मैं ऊपर लिख देता हूं सबसे पहले, किसका डायग्राम है ये, शिलाजिनेला, शिलाजिनेला, ठीक है। ये क्या है, इसका तना, ये क्या है, इसका तना है। इस तने से क्या निकलेंगी, जड़ें निकलेंगी, जड़ें। इस तने से क्या निकली हैं, जड़ें, और इस तने पर क्या होंगी, आपकी लघु पर्ण होंगी। क्या होंगी, लघु पर्ण। छोटी छोटी पत्तियां हैं, ठीक है, नाम लिख देते हैं। ये क्या है, आपका तना। ये क्या है, लघु पर्ण, लघु पर्ण, ठीक बात है। चलो
अब यहां पर इस पे क्या होगा, और क्या होगा, इस पे और क्या लगा हुआ होगा वो देखना भाई। इस पे और क्या लगा हुआ होगा वो देखो। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो। क्या बनते हैं शिलाजिनेला के अंदर, क्या बनते हैं, शंकु बनते हैं। शिलाजिनेला के अंदर क्या बनते हैं, शंकु बनते हैं। तो वही शंकु बनाए जा रहे हैं। तो ये क्या बन गए आपके, शंकु। ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको क्या कहेंगे अपन, शंकु। शंकु इंग्लिश में कोन कह दो, ठीक है। तो उसके अंदर ये शंकु बन गई। ये किसका डायग्राम, आपका शिलाजिनेला का डायग्राम है। ये क्या है आपकी नीचे मूल है, ठीक है। तो ये मूल हो गई, ये तना हो गया, और ये लघुपर्ण मतलब छोटी छोटी पत्तियां हो गई, और ये शंकु बन गया। तो शिलाजिनेला कुछ इस प्रकार का होता है। अब एक और डायग्राम अपन देखते हैं इक्विसेटम का। इक्विसेटम, इक्विसेटम, इक्विसेटम। चलो यहां नहीं बनेगा, ये नीचे वाले पेज पे ही बनाते हैं फिर। इक्विसेटम, ये हो गया क्या था इसका तना, ठीक है। और ये तना जो है वो नीचे अंडरग्राउंड भी थोड़ा जाता है, ठीक है, नीचे जमीन में भी थोड़ा जाता है, घुसता है ना। ऊपर जमीन से ऊपर तो तना होता ही है, थोड़ा सा जमीन के अंदर भी घुसा हुआ होता है तना। और फिर ये जमीन से नीचे तना जो है वो घुसा हुआ होता है, और इस तने से क्या निकलती है, फिर जड़ें निकलती हैं। यहां से क्या निकलेंगी, जड़ें निकलेंगी इससे, इस प्रकार से, ठीक है। इस तने में क्या होंगी, नोड होंगी, है ना। अब ये नोड क्या होती हैं ये अपन आगे बात करेंगे, 5वें चैप्टर में बात करेंगे ना। अभी इतना समझो कि इसमें गांठें सी होंगी, गांठ होंगे ना, इनमें क्या होंगी, गांठें, ठीक है। ये क्या है, अलग अलग गांठ हैं, इनको क्या कहेंगे, नोड, ठीक है। और यहां ऊपर क्या बनता है, ऊपर तो वही बनेगा क्या, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले तो बताया था कि दो एग्जाम्पल हैं किसके, शंकु के। कौन कौन से, शिलाजिनेला और इक्विसेटम। तो शिलाजिनेला के अंदर भी अपन ने बनाया क्या, शंकु बनाया। तो इक्विसेटम के अंदर भी तो बनाना पड़ेगा ना। तो बस ये क्या हो गया आपका, शंकु। शंकु कह लो, कोन कह लो, कोन कह लो, स्ट्रोबाइलस कह लो, स्ट्रोबाइलस, ठीक है। ये जो गांठें हैं यहां से क्या निकलेंगी, कुछ शाखाएं निकलेंगी। यहां से क्या निकलेंगी, शाखाएं। ये जो गांठें हैं यहां से क्या निकलेंगी, शाखाएं निकलेंगी, है ना। तो ये जो पत्तियां नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, जो इक्विसेटम वाले डायग्राम है इनमें ये पत्तियां नहीं है, ये क्या है, शाखाएं हैं। ये क्या है, शाखाएं हैं, पत्तियां नहीं है, शाखाएं हैं, ठीक है। यहां से जो ये जो शाखाएं हैं इन पर अलग अलग पत्तियां लगेंगी। अभी जो शाखा निकली है, शाखा के ऊपर पत्तियां लगेंगी, ये पत्तियां नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये क्या है, आपकी जड़ें हैं, राइजोम कह दो इनको, ठीक है। इसको मैं अपन आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस इतना ध्यान में रखो आप, ठीक है। एक इसका डायग्राम हो गया इक्विसेटम का। चलो अपन एक फंड का भी बना लेते हैं, क्योंकि फंड के अंदर क्या नहीं बनते, मैंने आपको बताया फंड के अंदर कभी भी शंकु नहीं बनते हैं। तो फंड का भी डायग्राम देख लेते हैं एक, इस पेज पे आ सकता है क्या, चलो नहीं अलग से ही बना देते हैं, क्या पेज की बातें कर रहे हैं। फंड, फंड जो है उसको यार घरों में लगाया जाता है ना, घरों में इसको लगाया जाता है क्योंकि थोड़ा सुंदर दिखता है, इसलिए लगाया जाता है इसको घरों में, ठीक है। ये जो सारे जो आपके जितने भी टेरिडोफाइट हैं ये थोड़े सुंदर दिखते हैं, सजावटी पौधे होते हैं, ठीक है। पत्तियां थोड़ी इनकी बड़ी बड़ी होती हैं कुछ की, ठीक है, और कुछ थोड़े बेल जैसे लगते हैं, तो इनको सजावट के लिए लगाए जाते हैं घरों में, ठीक है। कुछ बड़ी बड़ी ऑफिस में, कोई कोठे बंगले वाले जो दिखते हैं ना अपन को टीवी में, और जो आजकल इंस्टाग्राम पे जिनके मतलब कोठे बंगले वाले होते हैं उनके घरों में ये गमले लगे हुए होते हैं, उनके ऑफिस में लगे हुए होते हैं। तो वो क्या है, ये टेरिडोफाइटा वाले ही होते हैं। तो ये सजावटी पौधे होते हैं। ठीक है।
पत्ती थोड़ी सही बना देते हैं, चलो। गलती बन रही है यार, छोड़ो। ये क्या बन गया? ठीक है, चला लो काम यार ऐसे ही। ठीक है, और इनमें शंकु तो बनते नहीं, फंड के अंदर कभी शंकु तो बनते नहीं है। शंकु नहीं बनते तो क्या होंगे, यहां पर जो आपके बीजाणुपर्ण है वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। यहां पर जो बीजाणुपर्ण बनेंगे, बीजाणुपर्ण तो बनेंगे, शंकु ही तो नहीं बनेंगे ना। शंकु क्या होता है, आपस में सघन हो जाएंगे, वो शंकु होता है। लेकिन यहां पर बीजाणुपर्ण तो बनते ही, वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। बीजाणुपर्ण बनेंगे और वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इस प्रकार से अलग अलग होंगे, सघन नहीं होंगे, शंकु नहीं बनाएंगे, ठीक है, अलग होंगे। तो ये क्या हो गए आपके बीजाणुपर्ण। और ये क्या हो जाएंगे आपकी बड़ी पत्तियां हैं, तो क्या हो जाएंगे, क्या कहेंगे, भ्रत पर्ण। ठीक है, तो ये आपका किसका है, फर्ण का डायग्राम हो गया। और फर्ण को यूज किया जाता है किसमें, इनको सजावट में यूज किया जाता है ना। सजावटी पौधे होते हैं, सजावट लिख दिया क्या मैंने, सजावटी। ठीक है, तो ये अपन ने अलग अलग डायग्राम भी देख लिए। चलो आज यहीं खत्म करेंगे इसको। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर समझ में आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए मजे मारो, पढ़ते रहो।